अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज डॉक्टर जवेरिया शाहिद और हमारा आज का टॉपिक है इमरजेंसी केयर ऑफ सर्वाइकल स्पाइन इंजरीज। सर्वाइकल हमारा स्पाइन का जो अपर मोस्ट पार्ट है वो है हेड वाला सारा रीजन C1 से C7 तक जो सारा एरिया आ रहा है उसे हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं या सर्वाइकल रीजन कहते हैं। अब बात करेंगे इमरजेंसी केयर ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन इंजरीज। यहाँ पे एक पिक्चर शो की गई है जिसमें हमें मैकेनिज्म दिखाया गया है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन या हाइपर एक्सटेंशन या रोटेशन हो रही है तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी रिजल्ट हो रही है। अब वो किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, किसी चोट की वजह से, यहीं गिरने की वजह से एक्सेट्रा। उसके अंदर हम सबसे पहली चीज़ देखेंगे न्यूरोप्रेक्सिया। न्यूरोप्रेक्सिया रेफर्स टू द नर्व स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन जिसके अंदर जो हमारे नर्व का फिर जो फंक्शन है वो अफेक्ट हो रहा है। अब नर्व का फंक्शन क्या होगा? सेंसरी फंक्शन होगा और मोटर फंक्शन होगा। तो वो नर्व की इंजरी के ऊपर डिपेंड करेगा और उस नर्व की टाइप के ऊपर और उसकी लोकेशन के ऊपर कि हमारे यहाँ कौन सा फंक्शन जो है वो अफेक्ट होगा। न्यूरोप्रेक्सिया को हम स्टिंगर्स या बर्नर्स भी कहते हैं और ये जो इंजरी है इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन आ जाता है एक या एक से ज़्यादा नर्व्स का जो कि ब्रेकियल प्लेक्सिस से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा सर्वाइकल रीजन सारा ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। ब्रेकियल प्लेक्सिस के ऊपर आपको एक कंप्लीट लेक्चर जो है वो चैनल के ऊपर मिल सकता है अगर आप देखना चाहें। इसके अलावा ये है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वाइकल और शोल्डर के जो मोशंस हैं उसको देख रहा होता है, क्योंकि हमारी जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की नर्व है वो हमारे सारे आर्म और फोर आर्म और हैंड और ये सारा रीजन जो हमारा होता है इसको सप्लाई कर रहा होता है। अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस के किसी नर्व का इशू आ रहा है तो इट मीन्स कि हमारे सर्वाइकल के या शोल्डर गर्डर के या हमारे आर्म के जो मोशंस हैं वो अफेक्ट होंगे। अब ये जो फोर्स है ये कितना लगा है, ठीक है, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी ये चीज कि हमारी जो नर्व है वो कितनी डैमेज हुई है। अगर तो वो थोड़ी सी डैमेज हुई है या पार्शली उसके ऊपर कंप्रेशन आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए हमारे पास जो सारे फंक्शंस हैं वो अफेक्ट होंगे। लेकिन अगर यही कोई ज्यादा इंजरी हुई है, कोई कट वगैरह हुआ तो डेफिनेटली हमारा ज्यादा लॉस होगा, वहां पे कंप्लीट लॉस आ सकता है या पार्शियल लॉस आ सकता है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए कंप्रेशन आ रहा है तो वो टेम्पररी हमारे पास डिस्ट्रप्शन आएगी नर्व फंक्शन के अंदर। जो हमारे पास साइंस और सिम्टम्स आएंगे नर्व कंप्रेशन के उसके अंदर हमारे पास कोई बर्निंग पेन, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन आ सकती है सुप्राक्लेविकल रीजन के अंदर, जो कि डायरेक्ट हमारा आर्म तक जो सारी सेंसेशन है वो जाएगी, इवन हैंड तक, हैंड की फिंगर्स तक जा सकती है। अब कुछ जो मोटर फंक्शन है वो अफेक्ट होगा शोल्डर के लेवल पे, कुछ आर्म पे, कुछ हैंड पे, डिपेंड करेगा कि किस लेवल का जो है वो नर्व कंप्रेशन आया है। हमारे पास माइल्ड वीकनेस भी आ सकती है मसल्स की या हमारे पास कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन भी आ सकता है। सर्वाइकल रेंज ऑफ मोशन हमारे पास टिपिकली पेन फ्री और फुल होती है। हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं न्यूरोप्रेक्सिया के जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं इट फ्रॉम द मोर सीरियस इंजरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यानी ये जो फैक्टर्स हैं हमें बताते हैं कि हमारे पास सीरियस स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी आई है या हमारे पास नॉर्मल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ स्टिंगर आर यूनिलेटरल ओनली इन द अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। अगर हमारे पास बायलेटरल सिम्टम्स आ रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है कोई सीरियस मसला है, क्योंकि अगर सिर्फ न्यूरोप्रेक्सिया हुआ है एक साइड का, यानी हमारी एक साइड की ब्रेकियल प्लेक्सिस की नर्व्स जो है वो कंप्रेस हुई हैं, तो वहां पे सिर्फ जो है एक साइड हमारी अफेक्ट होगी। अगर बायलेटरल चीजें आ रही हैं तो इट मीन्स कि दोनों साइडों को अफेक्ट होने की वजह से, मतलब दोनों साइड अफेक्ट हो रही हैं, तो इट मीन्स इसके पीछे कोई सीरियस कॉज है। साइन एंड सिम्टम्स जो न्यूरोप्रेक्सिया के हैं ना, नर्व कंप्रेशन की, वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। वो हमारे पास जो सेंसेशन है सुइयां चुभने की, टिंगलिंग सेंसेशन है जो, या बर्निंग सेंसेशन है, ये कुछ मिनट्स तक लास्ट करती है। अगर जो ये सेंसेशन है या कंप्लीट जो मोटर लॉस है वो ज्यादा देर के लिए चल रहा है, यानी इन द आवर्स, तो इट मीन्स कि हमारे पास कोई सीरियस इंजरी आई है। हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की दो तरह की इंजरीज आती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी इंजरीज है वो हो सकती है कंप्रेशन, स्ट्रेचिंग, लेसरेशन या कंकशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। अब जो सेकेंडरी इंजरीज हैं ये आ सकती हैं स्पाइनल कॉर्ड कंट्यूजन, कंप्रेशन और हेमरेज की वजह से। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी इंजरीज में ये फर्क है कि अगर हमारे पास कोई प्राइमरी इंजरी हुई है यानी कंप्रेशन, स्ट्रेचिंग, लेसरेशन या कंकशन आया है स्पाइनल कॉर्ड का, तो इसका इमीडिएट इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर हमारे पास सेकेंडरी इंजरी हुई है तो वहां पे हमारे पास जो इफेक्ट आएगा उस चोट का या उस मसले का वो डिले आएगा, मतलब डिले होके आएगा। उसी टाइम हमें वो फील नहीं होंगी चीजें, लेकिन हमें ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जो सिम्टम्स है वो फील होना शुरू होंगे और हमारे पास ऑनगोइंग इस्कीमिया यानी वो रिजल्ट करेगा। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांजेक्शन की। ट्रांजेक्शन कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का कंप्लीटली या पार्शियली अफेक्ट हो जाना, ठीक है।
और अमाउंट ऑफ जो डिसेबिलिटी पेशेंट सफर करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि स्पाइनल कॉर्ड को चोट किस लेवल पे लगी, यानी किस लेवल पे जाकर डिस्ट्रप्शन आ रही है। हमारे पास पार्शियल ट्रांजेक्शंस के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। जो पहली टाइप है वो है इंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है स्पाइनल कॉर्ड की वो अफेक्ट होती है। पेन और सेंसेशन जो है पेन की जो सेंसेशन है वो तो लॉस होती है, लेकिन साथ साथ मोटर फंक्शन भी अफेक्ट होता है। और इसके अलावा हमारे पास लाइट टच सेंसेशंस और लॉस ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल हमारे पास आता है डिस्टल टू द लेवल ऑफ इंजरी, और हमारे पास इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। लेकिन अगर यही हमारे पास सेंट्रल कॉर्ड इंजरी है तो इसके अंदर हमारे पास मोटर वीकनेस आती है अपर एक्सट्रीमिटीज की, ठीक है, रादर देन द लोअर। यानी हमारे पास अगर सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम आया है, ये टाइप है इंजरी की स्पाइनल कॉर्ड की, अगर हमारे पास फीवर इंजरी हुई है तो हमारे पास जो एक्सट्रीमिटीज है वो अपर अफेक्ट होंगी रादर देन द लोअर, और हमारे पास ब्लैडर कंट्रोल लॉस हो सकता है और इसका बेटर प्रोग्नोसिस होता है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड टाइप आती है ब्राउन स्क्रू-कॉर्ड सिंड्रोम। ये पेनिट्रेटिंग इंजरी है जो कि एक साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करती है। इसके अंदर हमारे पास सेंसरी और मोटर फंक्शन लॉस होगा अफेक्टेड साइड का, लेकिन जो हमारे पास पेन और टेम्परेचर की परसेप्शन है वो हमारे पास ऑपोजिट साइड की लॉस होंगी। आई होप ये चीज आपको समझ आई है कि हमारे पास लेवल ऑफ इंजरी जो है जिस लेवल पे हुई है इंजरी स्पाइनल कॉर्ड पे, उस वहां पे जो चीजें हैं वो डिपेंड कर रही हैं, हमें बता रही हैं कि उसका इफेक्ट कैसा आएगा। अगर ब्राउन स्क्रू-कॉर्ड सिंड्रोम है तो उसके अंदर हमारे पास जो मोटर और सेंसरी लॉस आएगा अफेक्टेड साइड का, लेकिन पेन और टेम्परेचर लॉस होगी ऑपोजिट साइड की। अगर हमारे पास सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम आया तो इसके अंदर हमारे पास मोटर वीकनेस आएगी लेकिन अपर एक्सट्रीमिटीज की आएगी। अगर हमारे पास इंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम है तो इसके अंदर हमारे पास लॉस ऑफ सेंसेशन और मोटर फंक्शन आएगा, लेकिन हमारे पास जो लाइट टच सेंसेशन है वो लॉस होगी और साथ टेम्परेचर कंट्रोल लॉस होगा, और ये भी हमारे पास डिस्टल टू द इंजरी हो रहा है, ठीक है। इंटीरियर कॉर्ड में डिस्टल टू द लेवल ऑफ इंजरी सारे सिम्टम्स आएंगे, और बाउंड स्क्रू-कॉर्ड सिंड्रोम के अंदर ऑपोजिट आ गए, सेंट्रल के अंदर हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटी के आएंगे। कंप्लीट ट्रांजेक्शन होता है कि स्पाइनल कॉर्ड टोटली कट हो गई है और उसमें अब कोई भी नर्व इंपल्स जो है वो भेजी या रिसीव नहीं की जा सकती। सेंड और रिसीव का जो फंक्शन है मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स का वो टोटली इम्पैक्ट हो गया है, और अब कुछ नहीं हो सकता, पेशेंट जो है वो रिकवर नहीं कर सकता। हमारे पास मुनीबा मज़ारी, अगर आप लोगों को पता हो कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है काफ़ी फेमस, वो व्हीलचेयर पे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जब इंजरी हुई थी तो उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड थी उसका कंप्लीट ट्रांसेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उनकी जो लोअर एक्सट्रीमिटी है वहाँ पे जो है कोई भी फंक्शन, कोई भी सेंसेशन या कोई भी मोटर फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास एक कह लें कि एग्जाम्पल है कंप्लीट ट्रांजेक्शन की, कि आप देख सकें, यहाँ आपने देखा होगा, आप सबको आइडिया होगा। अब हम देख रहे हैं ऑन फील्ड असेसमेंट किसी एथलीट की अगर उसे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी रिजल्ट हुई है। सबसे पहले तो ये देखना है कि मैकेनिज्म कौन सा इंजरी का अगर पॉसिबल है। पीछे हमने पार्शियल जो ट्रांजेक्शन था वो देख लिया। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी का मतलब स्पाइनल कॉर्ड की थोड़ी बहुत इंजरी हुई है तो आपने देखना है वो किस लेवल की हुई है, और इसके बाद आपने देखना है कि वेदर जो एथलीट है वो कॉन्शियस है या नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपने उसका हेड और नेक स्टेबलाइज करना है क्योंकि वो ऑलरेडी इंजर्ड है। अच्छा, ये बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे मैंने पीछे आपको मुनीबा मज़ारी की एग्जांपल दी, तो वन ऑफ हर इंटरव्यूज उसने ये बात कही थी कि क्योंकि लोगों ने एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट उसको ठीक तरह हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से उसको और ज्यादा सीवियर इंजरीज जो है वो फेस करनी पड़ी। क्योंकि अगर एक बंदा इसको स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे कोई इंजरी आई है या सर्वाइकल या कहीं पे भी आई है, अनऑथराइज्ड पर्सन जो होते हैं, यानी जिसको आइडिया नहीं होता, वो पेशेंट को खींच सकते हैं, उसको खींच के बाहर निकाल सकते हैं। क्वाइट पॉसिबल कि उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है या उसको जो नर्व्स है वहां से टोटली अलग हो जाए, या वहां पे जो इंजरी थी स्पाइनल कॉर्ड्स की या नर्व की वो ज्यादा मेजर लेवल पे डिस्टर्ब हो जाए। तो इसलिए जो है अगर आप कोई एक्सीडेंट देखें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पे कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन ही जो वो हेड और नेक की इंजरीज है उसको डील करे। फोर्थ लेवल पे यह है कि आपने कॉन्शियसनेस उसकी चेक करनी है, अगर वो देखना आपने कॉन्शियस है या नहीं है। उसके बाद ABCs जो हमारे पास इमरजेंसी प्रोटोकॉल होता है वो देखना आपने, और दिस में रिक्वायर रोलिंग अ प्रोन एथलीट, activate EMS, manage airway and begin rescue breathing or CPR if necessary, और परफॉर्म सेकेंडरी असेसमेंट। अब सेकेंडरी असेसमेंट देख लेते हैं कि उसमें क्या आता है। ये हमारे पास आ रही चीजें, मैनुअल स्टेबलाइजेशन ऑफ द हेड एंड नेक। इसके अंदर जो हैंड है वो दोनों साइड्स में होने चाहिए विद द फिंगर्स स्प्रेड टू प्रोवाइड द मोस्ट कॉमन कंट्रोल ओवर, यानी जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं। ट्रैक्शन या कंप्रेशन रिकमेंडेड नहीं है, यानी आप पेशेंट की जो गर्दन है उसको खींचेंगे नहीं, उसको कंप्रेस नहीं करेंगे और वहां पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ रिजिड सर्वाइकल कॉलर हो रहा है, आप देख सकते हैं कि पहले कैसे किया था। अब यहाँ पे मैनुअल स्टेबलाइजेशन इज मेंटेन्ड व्हाइल द सेकंड कॉलर रेस्क्यूअर अप्लाइज द कॉलर।
हमारे पास ऑन फील्ड असेसमेंट में पैल्पेशन आती है नेक की, जिसके अंदर पेन आती है, ऑब्वियस डिफॉर्मिटी शो हो सकती है, ब्लीडिंग या स्पैज़म्स नहीं हो रहा पेशेंट को, ये देखना है। मोटर टेस्टिंग आती है अपर एक्सट्रीमिटीज की, फिर सेंसरी टेस्टिंग अपर एक्सट्रीमिटीज की, फिर मोटर टेस्टिंग लोअर की और सेंसरी टेस्टिंग लोअर की। रीअसेसमेंट आती है वाइटल साइंस की और कंटिन्यूड रीअश्योरेंस ऑफ द इंजर्ड एथलीट। मोटर असेसमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि अपर एक्सट्रीमिटी का जो मोटर फंक्शन है वो चेक किया जा रहा है कि अपर लेफ्ट में बायलेटरल कंप्रेशन आ रहा है, ग्रिप स्ट्रेंथ का बायलेटरल कंपैरिजन आ रहा है ग्रिप स्ट्रेंथ का। राइट साइड पे फिंगर एबडक्शन एडक्शन आ रही है। लोअर लेफ्ट में हमारे पास रिस्ट एक्सटेंशन आ रही है। अपर लेफ्ट पे जो है हमारे पास ग्रिप स्ट्रेंथ, राइट पे हमारे पास फिंगर एडक्शन एडक्शन, लोअर लेफ्ट पे रिस्ट एक्सटेंशन और फिंगर एक्सटेंशन। सेंसरी असेसमेंट के अंदर अपर एक्सट्रीमिटी में आप सेंसरी असेसमेंट कर रहे हैं तो आप किसी ब्रश का यूज कर सकते हैं और डर्माटोम्स को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा शार्प पेन की हेल्प ले सकते हैं चेक करने के लिए। लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर मोटर फंक्शन चेक करने के लिए आप पुशिंग ऑन अ गैस पैडल, जिसको हम एंकल प्लांटर फ्लेक्शन कह रहे हैं, और राइट पे पुलिंग टोस टुवर्ड्स द हेड एंकल डोर्सिफ्लेक्शन करवा सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर यह है स्पेसिफिक इक्विपमेंट जिसको हम स्पाइन बोर्डिंग प्रोसीजर के जरिए हैंडल करते हैं। स्पेसिफिक इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्पाइन बोर्डिंग प्रोसीजर, जिसके अंदर हमारे पास शामिल है लॉन्ग स्पाइन बोर्ड विद हैंडल्स, रिजिड सर्वाइकल कॉलर, हेड इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस एंड स्ट्रैप। ठीक है, ये हमारे पास बोर्ड है, यहाँ पे हमारे पास ये सारे स्ट्रैप्स हैं, ये हेड जो इमोबिलाइजेशन डिवाइस है वो है और रिजिड सर्वाइकल कॉलर है। हमारे पास लॉग, ये अब हम मेथड स्टडी करने लगे हैं कि एक पेशेंट है उसको इस जो है क्या लें कि लॉन्ग स्पाइन बोर्ड है उसके ऊपर मूव कैसे करना है, क्योंकि पेशेंट तो इंजर्ड है ना, वहाँ पे उसे सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी आई है, तो अब उसको उठा के गोद में उठा के तो हॉस्पिटल में ना लेके जाएंगे, या एटलीस्ट आपने उसे एम्बुलेंस में भी ट्रांसफर करना है। तो हमारे पास कोई प्रॉपर जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए कि जो पेशेंट है वो मजीद उसकी जो कोई नर्व वगैरह वो डैमेज ना हो। तो पहला मेथड हमारे पास लॉग रोल मेथड। लॉग रोल मेथड के अंदर आप देख सकते हैं कि पेशेंट को कैसे मूव करके किया जा रहा है सिर्फ प्रोन लाइन में, और जो एक और बंदा एक और रेस्क्यूअर है उसको उसके ऊपर मूव करा ताकि यहाँ से जो स्पाइन बोर्ड है ये खिसके नहीं, नीचे से स्लिप ना हो। यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि लॉग रोल मेथड के अंदर ऑल कमांड्स विल कम फ्रॉम द रेस्क्यू कंट्रोलिंग द हेड ऑफ द एथलीट। ठीक है, जो इसका हेड कंट्रोल करा उसकी उस बंदे से सारी कमांड आएगी, वो बताएगा कि let me check why this is not moving. Okay. वो बताएगा कि किस तरह मूव करना है। जो एथलीट है वो सबसे पहले उसे पोजीशन किया जाता है कि उसकी जो आर्म है वो ओवरहेड आ जाती है, आर्म ओवरहेड आ गई, उसके बाद लेग स्ट्रेट हो गई, रेस्क्यूअर्स और स्पाइन बोर्ड पोजीशन हो गया। एथलीट ने ग्रास्प, जो एथलीट है यानी जो हमारा पेशेंट है ये इसको रेस्क्यूअर्स ने ग्रास्प किया। उसके बाद athlete is carefully rolled toward rescuer until the command stop is given. ठीक है, athlete is held against rescuer flight. ठीक है, sorry, rescuer's thigh. The spine board is positioned on command. The athlete is carefully rolled back to the spine position. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेशेंट को बस थोड़ा सा साइड पे मूव किया था, उसके बाद वापस उसको मूव कर दिया स्पाइन बोर्ड के ऊपर। ये जितना कह लें कि आसान लग रहा है कि सिर्फ एक बंदे को आपने स्पाइन के बोर्ड के ऊपर ही तो लटाना है, सीधे कह लें कि सीधे बोर्ड के ऊपर, बट दिस इज नॉट दैट सिंपल। हमेशा रेस्क्यूअर्स इस चीज को देखते हैं क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पेशेंट का हेड ज्यादा इधर उधर हो गया तो पेशेंट को बहुत ज्यादा जो लॉस है वो सफर करना पड़ सकता है। स्ट्रेडल स्लाइड मेथड। स्ट्रेडल स्लाइड मेथड के अंदर आप ये पिक्चर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अंदर ये है कि अगेन सारी कमांड आएगी उस बंदे से जो कि पेशेंट का हेड मॉनिटर कर रहा है। एथलीट जो है उसको पोजीशन किया जाता है स्ट्रेट लेग्स और आर्म्स एट द साइड। रेस्क्यूअर्स स्पाइन बोर्ड को पोजीशन किया गया। एथलीट इज ग्रास्प्ड बाय द रेस्क्यूअर्स ऑन कमांड। एथलीट इज केयरफुली लिफ्टेड स्ट्रेट अप अंटिल द कमांड स्टॉप इज गिवन। ठीक है, उसके बाद स्पाइन बोर्ड पोजीशन हो गया और एथलीट को लिटा दिया। लॉग रोल मेथड के अंदर ये है कि आपने पेशेंट को थोड़ा सा टिल्ट किया, जो बोर्ड था उसके नीचे स्लाइड किया और पेशेंट को सीधा कर दिया। स्ट्रेडल स्लाइड मेथड के अंदर ये कि आपने जो एथलीट है उसको पूरा लिफ्ट किया, उसे उठाया, उसके नीचे बोर्ड रखा और उसे वापस लटा दिया। लॉग रोलिंग फ्रॉम अ प्रोन पोजीशन। लॉग रोलिंग फ्रॉम अ प्रोन पोजीशन, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट था या जो एथलीट जिसको इंजरी हुई है वो उल्टा लेटा हुआ है। तो अब इस केस में आप क्या करेंगे?
इस केस में आपने ये करना है, अगेन कमांड उसी से आएगी जो हेड कंट्रोल कर रहा है। पेशेंट की जो एथलीट की जो आर्म और लेग्स थी वो केयरफुली स्ट्रेटन की गई, ठीक है। 3-4 रेस्क्यूअर्स को पोजीशन किया गया साइड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रोल विद द स्पाइन बोर्ड लाइंग अगेंस्ट देयर अपर लेग्स। एक रेस्क्यूअर जो है वो पोजीशन किया गया ऑपोजिट साइड ऑफ द एथलीट टू हेल्प कंट्रोल द रोल एंड टू प्रिवेंट एथलीट फ्रॉम स्लाइडिंग एज द बोर्ड इज लोअर्ड, ठीक है। On command, the athlete is carefully rolled from a prone to side lying, then rolled onto the spine board, ठीक है। सबसे पहले प्रोन लाइंग से वो साइड लाइन में आया, साइड लाइन से उसे स्पाइन बोर्ड के ऊपर आया। The position of the head is in relation to the trunk is maintained throughout the roll. The spine board is carefully lowered on the ground. The head can then be slowly returned to the neutral position as discussed earlier in this chapter. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोन लाइन था, फिर उसको कैसे लाया गया। यहाँ पे ये इंजर्ड एथलीट है और ये यहाँ पे बोर्ड है, ठीक है। बोर्ड को उठा दिया था, पेशेंट को थोड़ा सा साइड लाइन में लाया। साइड लाइन में लाने के बाद जब बोर्ड नीचे आ गया, साइड लाइन के ऊपर जो पेशेंट था वो बोर्ड के ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने बोर्ड को सीधा कर दिया, ये ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। चीजें बहुत सिंपल है, बस आप लोग एक दफा ध्यान से समझ लें। आई होप आप लोगों को समझ आ रही है कि लॉन्ग रोलिंग मेथड के अंदर पेशेंट उल्टा लेटा हुआ था, उसे साइड लाइन में लाया। साइड लाइन में लाने के बाद उसके नीचे उसकी जो बैक थी वहां पे बोर्ड उसके पास कर दिया और फिर उसको बोर्ड को जो था आहिस्ता आहिस्ता नीचे रखते हुए पेशेंट को जो था वो सीधा कर दिया, मतलब साइड लाइन से सीधा बोर्ड के ऊपर लिया। और इसके अलावा ये है कि rigid cervical collar should be applied और in cases where the athlete is wearing a helmet or face mask should be removed. इसके अलावा हेड मोबिलाइजेशन डिवाइसेस यहाँ पे ये है, देख सकते हैं आप। और इसके अलावा ये है कि strapping technique to secure the athlete the spine board. Notice that the arm and feet of the athlete are also secured. Turning the spine board to the turning the spine board to manage vomiting with manual suction. A properly secured athlete will not slide on the spine board even when it is turned to the side. Okay. Notice the large board ring being used on the suction unit. अच्छा, अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ द इक्विपमेंट में। इसमें यह है कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज हेलमेट एंड शोल्डर पैड्स शुड नॉट बी रिमूव्ड अनलेस वो बहुत जरूरी हो। Airway can be controlled and an AED mask can be applied with only the helmet face mask removed. Okay. Reasons for removing the helmet include inability to remove the face mask are situations in which the helmet does not hold the athlete's head securely. If the helmet is removed, the shoulder pads must also be removed to prevent potential hyperextension of the athlete's cervical spine. अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी इंजरी की। हमने पिछले सारी इंजरी पढ़ी, वो प्राइमरी इंजरी थी। प्राइमरी इंजरी हमने देखी थी कि क्या होती है। लेट मी शो यू वंस अगेन। हमारे पास इंजरीज थी। प्राइमरी इंजरी जिसका अगर वो चोट लग रही है तो डायरेक्ट इफेक्ट उसी टाइम आ रहा है। सेकेंडरी इंजरीज में हम ये कह रहे थे कि हमारे पास इंजरी हुई है स्पाइनल कॉर्ड की, लेकिन हमारे पास जो इफेक्ट है वो डिले आ रहा है। हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड कंट्यूजन, कंप्रेशन और हेमरेज जैसी चीजें सेकेंडरी इंजरी में शामिल हैं। इसके अंदर ये होता है कि सेकेंडरी इंजरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कैन बी लिमिटेड विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द स्टेरॉइड मेडिकेशंस इमीडिएटली फॉलोइंग द ट्रॉमेटिक इवेंट। हमारे पास न्यूरोजेनिक शॉक मैनेजमेंट आती है। इसके अंदर हमारे पास 250 ml ऑफ आईवी डोपामीन जो कि वेसोप्रेसर है थ्रू अ लार्ज बोर आईवी कैथेटर इन्फ्यूज किया जा सकता है सिर्फ तब जब हमारे पास जो है वो जो रिस्पॉन्स था पॉजिटिव नहीं था आया टू द फर्स्ट बोलस ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अगर हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, जो आपने पहले जो फ्लूइड उसमें पेशेंट की बॉडी को दिया है उस अगर उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब कोई चेंजिंग्स नहीं आई, तो फिर हम वेसोप्रेसर यानी डोपामीन दे सकते हैं। और हमने कब देना है? जब ब्लड प्रेशर ज्यादा है, हार्ट रेट कम है, परफ्यूजन बेटर है और सेकेंडरी इन्फ्यूजन को तभी कंसिडर किया जाएगा। अगर ब्रेडिकार्डिया फिर भी यानी ब्रेडिकार्डिया मींस लोअर हार्ट रेट फिर भी परसिस्ट कर रहा है तो आप एट्रोपिन यूज कर सकते हैं जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगी, लेकिन इसकी जो डोज और इंडिकेशंस हैं ये एक लोकल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट की जाएंगी। So that was all about emergency care of the cervical spine injuries. I hope this is clear to you and I have explained every possible thing. In case you guys do not understand anything, you can ask. Allah Hafiz. Take care.